हम सब ने इंडियन फार्मा सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी ड्रीम रैली को आते हुए देखा कोविड टाइम के अंदर, जिस कारण जो फार्मा कंपनी के जो शेयर प्राइस थे वो कई कई गुना हो गए। और उसी दौरान एक ऐसी कंपनी थी जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से ग्रो हुई, और वो है लॉरेंस लैब। कोविड टाइम के अंदर लॉरेंस लैब का शेयर 70 रुपीज़ से 700 रुपीज़ तक चला गया। इसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर 10x की रिटर्न को जनरेट कर दिया। और उससे अगले 1.5 साल में क्या हुआ, ये कंपनी अगेन करेक्शन मोड में आ गई, और जिस कारण ये अपने हाई से 57% अब ये करेक्ट हो चुका है। और मेजॉरिटी ऑफ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अब उनके पास जो शेयर ये पड़ा है वो ऑलमोस्ट हाई प्राइजेस के ऊपर सबके पास पड़ा है, जिसके कारण ऑलमोस्ट सभी के पोर्टफोलियो के अंदर ना ये शेयर अब एट प्रेजेंट लॉस दिखा रहा है। और पिछले 1-1.5 साल की करेक्शन के बाद अब रिटेल इन्वेस्टर के मन में पैनिक आना शुरू हो चुका है कि क्या अब शेयर को रखना चाहिए, क्या इस शेयर को बेच दें, क्या फिर इसमें से निकल जाएं, अब क्या होने वाला है इस कंपनी में। तो ये इस तरह के क्वेश्चन सभी रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में आ चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पेशेंस लूज करने वाले हैं अगले कुछ टाइम के अंदर। ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्यों। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में, और मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा। और जो रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में अब जो पैनिक क्रिएट हो चुका है कि क्या उन्हें अब इस शेयर के अंदर से निकल जाना चाहिए सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के, या फिर जो उनको एक मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है नीचे के लेवल में अपनी बाइंग को एवरेज करने का इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर के अंदर, कि क्या उनको एक्चुअल में उस करेक्शन का उनको बेनिफिट उठाना चाहिए। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, और मैं आपको इसके चार्ट में ये भी दिखाऊंगा कि ये शेयर यहाँ से कहाँ तक जाने की उम्मीद है, ताकि आप उसके आसपास अपनी एवरेज कर सकें और आने वाले टाइम में आपको समझ आएगा, और जिसका बेनिफिट आने वाले टाइम में आपको दिखने वाला है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है 100% जेन्युइन कंटेंट। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, ताकि आप लोगों को कन्विक्शन आ सके। क्योंकि किसी भी शेयर को आप लॉन्ग टाइम होल्ड कब करेंगे, जब आपको उसके बिजनेस के अंदर कन्विक्शन होगी। और कन्विक्शन कब आएगी, जब आपको उस कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होगा, जब आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता होगा, तभी आप उसको जितना, अगर वो नीचे जाएगा उसके बाद, तो आप उसको नीचे में एवरेज करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब ये शेयर अपने ट्रेंड्स को रिवर्स करेगा और आपकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होगी, तो इसका बेनिफिट आपको काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो देखिए, ये जो कंपनी है ना, मेनली एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एपीआईज क्या है, वो एक रॉ मटेरियल होता है किसी भी मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए। जस्ट लाइक कॉटन होती है एक शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे वो रॉ मटेरियल है, वैसे ही ये उसका रॉ मटेरियल है। सेकंड है फिनिश डोसेज। तो देखिए, जो फिनिश डोसेज होते हैं ये एक बिल्कुल एंड मेडिसिन होती है जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई मार्जिन बिजनेस होता है। थर्ड, ये जो कंपनी काम करती है वो करती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये अदर्स कंपनी के लिए करती हैं, और ये भी एक काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन बिजनेस है। तो मोटा मोटा इस कंपनी का एक क्रक्स में अगर मैं बताऊं तो ये मेनली ये 3 टाइप का काम है। एक तो एपीआई के मैन्युफैक्चरिंग, एक फिनिश डोसेज, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और अब इसकी डिटेल में अगर हम चलते हैं तो देखिए जो की पॉइंट्स हैं, तो देखिए सबसे पहला जो की पॉइंट इस कंपनी के लिए बनेगा वो ये है कि इसके जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इस कंपनी के पास मेनली ना 4 टाइप के बिजनेस मॉडल हैं। सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल है ना वो है एपीआई का। अब एपीआई भी 2 टाइप के एपीआई होते हैं। फर्स्ट जो एपीआई होता है ना वो होता है एआरवी एपीआई, और जो सेकंड एपीआई होता है वो होता है नॉन एआरवी एपीआई। जो एआरवी एपीआई है ना, इसकी फुल फॉर्म है एंट्री रेट्रोवायरल, और इसका यूज़ कहाँ होता है, HIV एड्स के अंदर इसका यूज़ होता है। सेकंड जो नॉन एआरवी एपीआई है उनका यूज़ डायबिटीज़ के अंदर,
कैंसर के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ के अंदर इसका यूज़ होता है। और जो सेकंड है वो है कंपनी का कस्टम सिंथेसिस। अब इसके अंदर क्या है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें इंक्लूड होती है रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, सेल, किसकी सेल, हार्मोन्स की सेल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की सेल, तो ये सभी चीज़ें कंपनी करती है। और जो थर्ड है वो है फिनिश डोसेज, जिसको हम कहते हैं जेनरिक फॉर्मुलेशन। और ये क्या होता है कि एक तरह की एंड मेडिसिन होती है, और इनका यूज़ कहाँ का होता है, एड्स के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर इसका यूज़ करती हैं। और जो फोर्थ जो बिजनेस है वो है कंपनी का बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस। अब कंपनी बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में फूड, हेल्थ, न्यूट्रिशन मार्केट के अंदर जो कंपनी प्रोटीन कंपनीज हैं उनके लिए ये सप्लीमेंट्स ये कंपनी बनाती है, और अदर जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके लिए ये इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। और नेक्स्ट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, तो देखिए कंपनी के पास यहाँ इन्होंने बता रखा है कि कंपनी के पास टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, और जो 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, और 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी हैदराबाद के अंदर है। और इन सभी को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूवल, इनको जो भी अप्रूवल है वो मिल चुके हैं बाय डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। और नेक्स्ट जो की पॉइंट आता है वो आता है ज्योग्राफिकल रेवेन्यू। तो देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी इंडिया में 72% जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है, और आउटसाइड इंडिया कंपनी 28% रेवेन्यू को जनरेट करती है। और जो नेक्स्ट की पॉइंट आता है वो आता है R&D ऑपरेशन। तो देखिए कंपनी के पास यहाँ इन्होंने क्लियर बताया हुआ है कि कंपनी काइलो लैब के नाम से R&D सेंटर को चलाती है, जो कि हैदराबाद के अंदर है, और इसके अंदर कंपनी के पास 790 साइंटिस्ट हैं, और कंपनी के पास 184 पेटेंट्स हैं, और 73 ड्रग मास्टर फाइल्स हैं, और 60+ प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी अपनी लोन से आज तक जो कमर्शलाइज कर चुकी है। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रही है। और कंपनी देखिए अपनी कैपेक्स का 202 करोड़ यानी कि 4% ऑफ रेवेन्यू इसके ऊपर खर्च कर रही है, ताकि कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सके और अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको लगातार ये इम्प्रूव कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपेक्स प्लान का ही। तो देखिए कंपनी यहाँ क्लियर बता रही है कि ये अपने 1700 करोड़ रुपीज़ आने वाले कुछ सालों के अंदर यहाँ खर्च करने वाली है अपनी कैपेक्स के ऊपर, ताकि कंपनी अपनी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और जो उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक वाइड रूप दे सके, ताकि आने वाले टाइम में कंपनी अपने और कई सारे बिजनेस के अंदर जो कंपनी चाहती है वो एंटर करना चाहती है वो कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी की ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की। तो देखिए कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, आपको सभी को पता है कि APIs के अंदर कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, और कंपनी ARV और ओंकोलॉजी सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काफ़ी ज़्यादा अपने APIs को बनाती है। और कंपनी के कुछ जो क्लाइंट्स हैं वो अरबिंदो फार्मा, नेक्टो फार्मा, तो ये कंपनी के कुछ क्लाइंट्स हैं। और यहाँ कंपनी ने क्लियर यहाँ बताया हुआ है कि 2010 में जहाँ कंपनी के पास केवल 1 प्रोडक्ट था, और आज इसी कंपनी के पास 2020 के आते आते कंपनी के पास 60+ कमर्शियल प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, और कंपनी के पास टोटल 116 पेटेंट्स हैं। तो इसी से आप आइडिया लगाइए कि कंपनी कितना ज़्यादा R&D के ऊपर काम करती है, और कितने ज़्यादा कंपनी के पास पेटेंट्स हैं। और हर किसी के लिए पेटेंट्स को बनाना इतना इजी टास्क नहीं है, तो ये अपने आप में एक मोनोपोली सिचुएशन को क्रिएट करता है। तो ये थे कुछ कंपनी के की पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसका बिजनेस समझ आया होगा। मोटा मोटा लेमन भाषा के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो देखिए सबसे पहले जो कंपनी के मार्केट कैप है उसके बारे में बात करें तो 16,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है।
और डिविडेंड यील्ड 0.067 की डिविडेंड यील्ड है, और आरओई देखिए 24.6 की है, और आरओसी देखिए 23.4 की है, फेस वैल्यू ₹2 की है। और बात करें पैग रेशो की, तो ये शेयर अभी भी अपने 1 पैग से नीचे है, तो यानी ये बहुत अच्छे इंडिकेशन है कि कंपनी की फ्यूचर जितनी भी ग्रोथ है अभी बाकी है काफ़ी ज़्यादा। और डेट टू इक्विटी बड़ा कंट्रोल लेवल है। और एफ की होल्डिंग देखिए आप 21% की होल्डिंग है। ईपीएस देखिए 16.4 का, और डीएस की होल्डिंग भी 9.5 की है। और प्रमोटर प्लेजिंग 0.04% प्लेजिंग है। और रिटर्न ऑन एसेट्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी के 12.3 है। और ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए कंपनी का 27.3, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, पी की अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की, देखिए जो इसका मीडियन पी है वो है 31.3, और एट प्रेजेंट कंपनी का जो पी है वो एट प्रेजेंट जो पी चल रहा है वो है 18.3। तो काफ़ी ज़्यादा ये शेयर अपने पिछले 5 सालों के मीडियन पी से अंडर वैल्यू चल रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ मैं इस शेयर के अंदर नीचे में जाकर एवरेज करने के लिए। और मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो देखिए ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। और बात करें तो कंपनी के ग्रोथ की, तो देखिए सेल ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है। 2011 के अंदर जहाँ 282 करोड़ की सेल थी, और वहीं करंट टीटीएम के अंदर देखिए कंपनी की सेल देखिए एक बार आप, वहीं सेल आज 5872 की सेल ग्रोथ है। तो कितनी ज़्यादा सेल ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए आप कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऑलमोस्ट 20 से ऊपर का ऑपरेटिंग मार्जिन है। और पिछले जब कोविड टाइम की अगर हम बात करें तो देखिए जहाँ कंपनी की सेल इंक्रीज़ हुई थी एकदम, तो देखिए सीधा ये 1620 से जंप करके 32% के अंदर ऑपरेटिंग मार्जिन चला गया था। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करता हुआ आप सभी को दिख रहा होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रोथ कर रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट। और डिविडेंड भी कंपनी अब लगातार हर साल डिविडेंड मतलब दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी की सेल ग्रोथ की परसेंटेज देखिए डबल डिजिट के अंदर सेल ग्रोथ, ये बहुत अच्छी इंडिकेशन होती हैं क्वालिटी कंपनी के ग्रोथ माइंड सेटअप है मैनेजमेंट का। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कंसिस्टेंटली अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ऊपर है। तो ये क्वालिटी ऑफ बिजनेस प्लस क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के साइन आ रहे हैं। और देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपनी का। तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा कमाने वाली है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास 27% का स्टेक है, और पब्लिक के पास देखिए 41% का स्टेक है, और एफआईज के पास 21% का स्टेक है, और डीआईज के पास 9.5% का स्टेक है। और अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स की, तो देखिए उसके लिए मैं चार्ट्स के ऊपर आया हूँ, और ये मैंने अपस्टॉक के अंदर लॉरेंस लैब का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। और जिन फ्रेंड्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और जो अपस्टॉक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर इसका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट से इसका जो आप ये कह सकते हैं कि मतलब मोटा मोटा जो ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज हुआ है। और एट प्रेजेंट ये कंपनी अच्छी खासी करेक्शन के अंदर चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको यहाँ अच्छे खासे डिप आते हुए दिख सकते हैं, जो कि इस शेयर की प्राइस को, मेरा ऐसा मानना है कि ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आपको 200 से 150 की रेंज के अंदर आपको आता हुआ दिख सकता है यहाँ से। और मेरा ऐसा मानना है क्योंकि ये सभी मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है, और यहाँ से एक मोमेंटम आ चुका है, जब आप कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड। तो यहाँ से
अच्छी खासी एक बड़ी डिप आने वाली है शेयर के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। जो यहाँ से इसको 250 का जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था वो यहाँ से ब्रेक होता हुआ आपको दिख सकता है, और अगर एक बार ब्रेक होता है तो 200 से 150 के आसपास इसके लेवल आपको यहाँ से आते हुए दिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, आपने यहाँ पर पैनिक नहीं होना। इतनी अच्छी कंपनी आपको सस्ते में दे के जाएगा यार ये माल, आप इनकी बात समझिए। एक्चुअल में ये ग्रीड एंड फियर फैक्टर है। अब पिछले 1-1.5 साल में जितने रिटेल इन्वेस्टर को इन्होंने यहाँ चढ़ाया है, ये इनकी कोशिश ये रहेगी कि ये सबसे ये माल खरीदें, तो ये इतना डाउन लेके आते हैं एक बार शेयर को, ताकि आप सभी पैनिक करके माल भेजें, और यही लोग आपसे सस्ते में माल लेके जाएंगे। फिर जब ये ट्रेंड चेंज करेंगे, फिर ये देखना, ये एकदम इसकी रैली देखना आप, ये लगातार ऊपर चलता जाएगा, और आप खुद उस टाइम ना यानी सोचेंगे कि ये हमने क्या किया। और इसकी बिसाइड आपने क्या करना है, इसकी जगह आपने क्या करना है, आपने जैसे जैसे ये शेयर नीचे आ रहा है, जैसे मान लो भी ये 57% डाउन है, तो आपने क्या करना है, मतलब हाई जो इसका ऑल टाइम हाई है उसका -60% करिए। जो भी लेवल आएगा आपने उस पर थोड़ी सी बाइंग करनी है। देन 70% की निकालिए वैल्यू, हाई -70%, तो वहाँ पर आपने जाकर बाइंग करनी है। तो आपने धीरे धीरे करके इसको अक्यूमुलेट करना है नीचे के लेवल्स पर। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये शेयर आपको 200 से 150 के लेवल के आसपास मिल जाता है, तो यहाँ से उसके बाद आपको देखिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे और उसके बाद ये शेयर जितना नीचे आप बाइंग प्राइस को लेके आएंगे, उतना आपके रिटर्न ज़्यादा होते जाएंगे। और उसके बाद आपने हमेशा परसेंटेज में डील करना है। ऐसे नहीं है कि 2% गिर के आपने ले लिया, ऐसा नहीं करना। आपने 10-10% के गैप में आपने बाइंग को लेना है, और नीचे में एवरेज करते जाइए। और जैसे ये इसका शेयर ये यहाँ से अपना चेंज करेगा मोमेंटम ट्रेंड, तो देखना आपकी रिटर्न कितनी ज़्यादा जल्दी होगी। और जैसे ही वहाँ से डबल हो, वहाँ से आप, दो कंडीशन है, जैसे ही वहाँ से डबल हो तो वहाँ से आप अपना जो मूल है या आपका जो बेस प्राइस है वो आपको निकाल सकते हो, और बाकी जो प्रॉफिट पड़ा रहेगा, जितने शेयर पड़े रहेंगे वो आपके फ्री हो जाएंगे, तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक राइड कर सकती हैं। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके कि क्या ये शेयर अच्छा है नहीं शेयर है, वो आपको सभी को इसके बिजनेस से आइडिया आ गया होगा कि ये शेयर कैसा है। तो डेफिनेटली आपको इस शेयर को होल्ड करना चाहिए। ये बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, और ऐसी कंपनी अगर नीचे में आती है तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो प्राइस है वो नेगेटिव में प्लस है। तो आपको जितना ये शेयर सस्ता मिले, आपको ग्रीडी होना है। हम उल्टा करते हैं, हम डर जाते हैं। डरना नहीं, लालची होना है। तो यही इस मार्केट का राज है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कंपनी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।